नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन पर। मैं आपका फिर स्वागत करता हूं एक बार। ठीक है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों का इस कम समय में बहुत ज्यादा प्यार देखकर। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। यदि ऐसे ही चलता रहेगा आने वाले समय के लिए तो एक आपके सहारे के साथ हम बहुत ही कम चंद समय में बहुत ही अच्छे मुकाम पर होंगे। ठीक है। इसी के साथ क्या है, अब मैं अपने एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं और मेरा जो नया टॉपिक है वो क्या है, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 पर। और जो भारतीय संविधान का भाग 2 है उसमें किस चीज का प्रावधान है, तो नागरिकता। ठीक है। नागरिकता को लेकर हम बात करेंगे आज कि भारत की जो नागरिकता है ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 2। ठीक है। तो भाग 2 को लेकर हम बात करेंगे, नागरिकता को लेकर। ठीक है। अब नागरिकता की जब हम बात करें तो यहां पे हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा कि भारत का कौन नागरिक होगा, किस व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है, किसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है। इन सब के विषय में जो प्रोविजन किया गया है, प्रावधान है, वो सब किस में है, भाग 2 में है। और जब इसके आर्टिकल को लेकर हम बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताया गया है कि कौन नागरिक होगा, किसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीजों को लेकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीजों को हम देख लें कि सबसे पहले एग्जाम का जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या होगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है स्रोत, नागरिकता का स्रोत क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करेगा नागरिकता का स्रोत क्या है। तो स्रोत को लेकर जब हम बात करेंगे तो इसका कहां से स्रोत लिया गया, तो ब्रिटेन से। ठीक है। ब्रिटेन से स्रोत लिया गया है। पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारे एग्जाम का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन और बनेगा जहां पे जब हम बात करें, सॉरी यहां से बात करें भारत में संसदीय प्रणाली की। ठीक है। तो जब संसदीय प्रणाली को लेकर हम बात करें तो हमें पता है कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है तो वो भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। और इसी के साथ साथ संसदीय प्रणाली का ही एक पार्ट क्या है, नागरिकता भी है, जिसे हम संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा आता है कि जो नागरिकता है इनमें से कौन सा प्रावधान संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, तो क्या आ जाएगा उसमें, नागरिकता। ठीक है। दूसरा एक और यहां पे बात करें तो भारत की जब नागरिकता की बात करें तो स्वरूप कैसा है, तो भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता से तात्पर्य क्या है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वह केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। ठीक है। लेकिन जब इसके कंपेयर में हम बात करेंगे तो यहाँ पे अमेरिका की जब बात करें तो अमेरिका में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ठीक है। दोहरी का मतलब यह है कि वहां पर रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है वो देश के साथ साथ वहां का क्या है, राज्यों का भी नागरिक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में जो नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन में कैसी प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया है, एकल नागरिकता को। ठीक है। उसी के आधार पर भारत में भी क्या प्रचलित है, एकल नागरिकता। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे बात करें हम, यहाँ से स्रोत की हमने बात कर ली, नागरिकता कैसी है तो एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता के विषय में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से कि नागरिकता से संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित यदि कानून का निर्माण करना है तो इसका कानून का निर्माण कौन करेगी, तो ये राइट किसको दे दिया, संसद को दे दिया। किसको दे दिया, संसद को, कि नागरिकता वगैरह बनाए, किसी की नागरिकता को समाप्त करना है या किसी को नागरिक बनाना है तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो सब किसके अधिकार क्षेत्र होंगे, संसद के अधिकार क्षेत्र होंगे। ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए जब संसद को लेकर बात करें तो यहां पे क्या होना चाहिए, जिस विषय पर कानून संसद बनाए तो वह कानून कैसा हो जाएगा, संघ सूची का कानून। कैसा हो जाएगा, संघ सूची। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नागरिकता है वो संविधान की कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल है, तो संघ सूची में शामिल होगी कौन सी, नागरिकता। क्योंकि संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है केवल और केवल किसको होता है, संसद को। ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक नॉलेज है किसके विषय में, नागरिकता के विषय में। ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिकल की बात करें 5 से लेकर 11 तक तो इसमें कुछ अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं, अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। और कौन से प्रावधान है तो इसको एक बार हम देख लें। चलो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या बताया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। ठीक है। सबसे पहले जैसे हो गया हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, यहां पर दे दिया जन्मजात नागरिकता, जन्मजात नागरिकता। ठीक है। और ये जो आर्टिकल 5 का प्रावधान था केवल किन व्यक्तियों पर लागू होता था, इसमें बताया गया यदि किसी व्यक्ति का जब जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, भारत में हुआ है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ठीक है। तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। और कैसा नागरिक होगा, एक जन्मजात
नागरिक होगा कब? 26 जनवरी 1950 या इससे पहले, जिसका जन्म कहां पे हुआ है? भारत में। तो मुझे लग रहा है कि शायद आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ये आर्टिकल 5 हमने देख लिया कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब हम आर्टिकल 6 की बात करेंगे तो ये आर्टिकल किस पर अप्लाई होगा? ये आर्टिकल अप्लाई होता है किस पर? पाकिस्तान। ठीक है, किसके? पाकिस्तान के नागरिकों पर, पाकिस्तान के नागरिकों पर। और यहां पे क्या बोल दिया कि पाकिस्तान से आने वाला ऐसा व्यक्ति, पाकिस्तान से, ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, पाकिस्तान से आने वाला ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, क्योंकि क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सभी को पता है। ठीक है, पाकिस्तान से आने वाला ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को कहां गया हो? पाकिस्तान से भारत आ गया हो। ठीक है, तो वह भी क्या होगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। और किस आर्टिकल के तहत कहलाएगा? आर्टिकल 6 के तहत। ठीक है, तो हमने देख लिया, आर्टिकल 6 को भी देखा। इसके बाद नेक्स्ट जब आर्टिकल 7 को लेकर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से आर्टिकल 7 भी किसके लिए है? पाकिस्तान के व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन कुछ और है, कुछ और प्रावधान किए गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान वापस चला जाए, भारत से पाकिस्तान वापस चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, तो वह क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान था ये कि यदि भारत से पाकिस्तान चला जाता है कोई व्यक्ति तो क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? ये आर्टिकल 7। ठीक है, तो 5 को देखा, 6 को देखा, इसके बाद 7 हो गया आर्टिकल। नेक्स्ट है इसके बाद आर्टिकल कौन सा आएगा हमारा? आर्टिकल 8। आर्टिकल 8। और जब आर्टिकल 8 को लेकर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कुछ अन्य देश के व्यक्ति भी, कुछ अन्य देश के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, कुछ अन्य देश के व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, और ये प्रावधान किस व्यक्तियों के लिए किया गया था? ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति जो पहले क्या था, जिनके माता पिता भारत में रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो 50 साल पहले, 10 साल पहले भारत को छोड़कर किसी अन्य देशों में रहना शुरू कर दिया। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में चलेगा, अफ्रीका महाद्वीप के सेल्स में चलेगा। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को ये ऑफर दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो भी क्या कर सकते हैं? भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी, कुछ शर्त अप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या कर दी कि यदि उनके माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी, एक सेकंड, माता पिता, दादा दादी, ठीक है, में से कोई एक व्यक्ति क्या रहा हो? भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, यदि ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं तो कुछ अन्य देश के व्यक्ति भी क्या करेंगे? आर्टिकल 8 के तहत क्या कर सकते हैं? भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और समझ में आ रही तो बेसिक से एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि करना तो मस्ट है, क्योंकि आपके सहारे से हमारा चलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं, बाकी कंटेंट तो कंटिन्यू मिलता ही रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो आर्टिकल 8 पे हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 की जब हम बात करें तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 9 संविधान का आर्टिकल 9 क्या करता है? ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहो अपने। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीजों को ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई मतलब किसी अन्य देश की व्यक्ति को नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, कोई भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक, तो क्या होगा? उसकी जो भारतीय नागरिकता है क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे मैं बात करूं अमेरिका की,
ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, अमेरिका, ठीक है। और जब अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पे कैसा प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का, दोहरी नागरिकता, ठीक है। कोई भारतीय देश का नागरिक, ठीक है, अमेरिका जाए, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ले, क्योंकि वहां पे दोहरी नागरिकता है, कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और यही बताया गया है आर्टिकल 9 में। हो गया आर्टिकल 2 हमने देख लिया क्या है, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर ले तो समाप्त हो जाएगी किसकी, भारतीय नागरिकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 10 की बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहते हैं, नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी कि कोई व्यक्ति नागरिक बना है 5 वर्ष के लिए रहेगा, 10 वर्ष के लिए रहेगा, 15 वर्ष के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यदि एक बार नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ कारणों के आधार पर ही उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, अन्यथा इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होगी कि ये नागरिक बना है तो 5 वर्ष तक रहेगा, 10 वर्ष तक रहेगा, 15 वर्ष तक रहेगा या 20 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बने रहना, और अधिकार कब तक बने रहेंगे, जब तक नागरिकता को समाप्ति से संबंधित कोई ऐसा प्रावधान ना किया जाए या कोई ऐसा कारण ना हो जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाए, ठीक है। हो गया। तो आर्टिकल 10 भी मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 11, और आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 11 में क्या हुआ है, संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं। और क्या अधिकार है संसद के, कि नागरिकता से संबंधित जो कानून है, जो विधायन है, जो कानून है, उसे कौन तय करेगी, संसद तय करेगी, ठीक है। नागरिकता से संबंधित विधायन कौन तय करेगी, संसद तय करेगी। और इसका मतलब यह है कि किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है, मतलब किसको प्राप्त करानी है नागरिकता, किसकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस समाप्ति और प्राप्ति का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 11 है, 5 से लेकर 11 तक हो चुका हमारा। अब एक बार थोड़ा सा हम इस चीज को रिवाइज कर लें ताकि इससे हमारी चीजें कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि जन्मजात नागरिकता, कहने का मतलब जिसका ऐसा शिशु जिसका जन्म भारत में हुआ है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो वह क्या करेगा, आर्टिकल 5 के तहत जन्म से ही क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। चले नेक्स्ट है 6 देखा हमने। 6 में क्या लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान से संबंधित नागरिकों के लिए था। और क्या प्रावधान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान से 26 जनवरी 1950 को भारत आ गया है तो क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। और जब हमने आर्टिकल 7 की बात करी तो 7 में क्या लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जब 8 की बात की तो 8 में क्या लिखा हुआ है कि किसी अन्य देश का व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कंडीशन बता दी थी, तो उसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है। इतना हो गया लोगों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 की हमने बात की तो 9 में क्या लिखा हुआ कि नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और कब समाप्त हो जाएगी, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग के बिना किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ठीक है। और जब 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो राइट है, जो अधिकार है, उनका बने रहना, अर्थात तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक नागरिकता समाप्ति संबंधी कोई प्रावधान ना किया जाए, ठीक है। और 11 में क्या लिखा हुआ है कि संसद को यहाँ पे अधिकार दे दिया कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और मतलब किसको नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता समाप्त करनी है, तो ये सब किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 11, ठीक है। तो ये सब क्या था, बेसिक था जो 26 जनवरी 1950 के नागरिकों पर अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें हम वर्तमान में किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाना है तो इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल 11 को एक बार हमें डिटेल से समझना पड़ेगा। और डिटेल से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसद को देखना पड़ेगा। 11 देख लिया हमने, संसद किसको यहाँ पे अधिकार दे दिया कानून बनाने का, ठीक है। तो अब इसी चीज को हमें आर्टिकल 11 को एक बार दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, संसद, संसद कानून बनाएगी। लेकिन मैंने बताया कि जो आर्टिकल 5 और 5 से 11 तक है, ये सब किस पर अप्लाई होती है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता प्राप्त जिन लोगों ने की, ठीक है। लेकिन यदि वर्तमान में कहूं कि यदि किसी को नागरिक बनाना है तो क्या संविधान के अधिकार क्षेत्र होगा, ये क्या संविधान में है, नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसी के आधार पर आर्टिकल 11 के आधार पर 1955 में संसद के द्वारा, ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, आर्टिकल 11 के आधार पर 1955 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम को क्या बोला गया, नागरिकता अधिनियम। क्या बोला गया, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। और कब का कानून था ये, 1955 का कानून था, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन भी आए कि नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, तो 1955 में बनाया गया, ठीक है। तो वर्तमान कंडीशन यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देनी है या किसी व्यक्ति की समाप्ति नागरिकता करनी है तो उससे संबंधित जो सभी प्रावधान किए जाएंगे ये संविधान में नहीं होगा, बट क्या होगा, 1955 के अधिनियम में किया जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, 1955 का अधिनियम भी हमने देखा, ठीक है। लेकिन जब 1955 के अधिनियम की हम बात करें तो 1955 में कुछ प्रोविजन यहां पे किए गए हैं। और क्या क्या प्रावधान है 1955 के अधिनियम में, तो 2 प्रावधान किए गए हैं कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, अर्थात भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है। तो एक बार देखें यहाँ पे 1955 का नागरिकता अधिनियम क्या कहता है, ये अधिनियम, इसकी बात कर लें, ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, प्राप्त, ठीक है। और दूसरा, किस व्यक्ति की नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी, अर्थात नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा, अपने आप में काम का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम तुम्हारा आने वाला है अक्टूबर के साथ, लास्ट में आया एग्जाम, तो यहां से चांसेस है क्वेश्चन बनने के, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था यहां से, ठीक है। तो इस बार भी संभावना है आने की। तो हम देख लें कि 1955 के आधार पर किस प्रकार से कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे कितने आधार बताए गए हैं, 5 आधार, कि 1955 के आधार पर कोई व्यक्ति 5 प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है। और इसमें जो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला पर किस आधार पर बनेगा, तो यहाँ पे क्या दे दिया, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर हो गया। दूसरा यहाँ पे कारण बता दिया, जन्म के बाद वंश, वंश के आधार पर, या वंश को क्या बोल रहे, रक्त संबंध, रक्त संबंध के आधार पर, ठीक है। तीसरा यहां पे बताया गया पंजीकरण, पंजीकरण या ऐसे क्या बोले, रजिस्ट्रेशन, क्या बता दिया इसे, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हो जाएगा देशीकरण, ठीक है, या प्रकृतिकरण के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। और इसके बाद क्या है, क्षेत्र विलय के आधार पर, क्षेत्र विलय के आधार पर, क्षेत्र विलय के आधार पर। तो 1955 का अधिनियम कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्ति की बात करता है, 5 प्रकार से। और 5 प्रकार हमने देखे, सबसे पहला क्या था, जन्म, जन्म के बाद वंश, वंश के बाद पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र विलय के आधार पर। तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। ऑप्शन जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, या भारतीय बैंक में पैसे जमा करके, ठीक है। तो भारतीय बैंक में पैसे जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, किसके आधार पर की जाएगी, इन सब के आधार पर। क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, तो उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बार हम बात कर लें यहाँ पर समाप्ति की भी बात कर लें कि कब समाप्त हो जाएगी नागरिकता, ठीक है। तो समाप्ति की बात करें तो समाप्ति में भी कितने प्रकार बताए गए, 3 प्रकार, 3 आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 3 में जो पहला है, सबसे पहला क्या है, परित्याग, परित्याग, ठीक है। परित्याग के बाद नेक्स्ट हो गया यहां से बर्खास्तगी या समाप्त, समाप्ति या बर्खास्तगी भी से कह सकते हैं, बर्खास्त कर देना। और इसके बाद क्या है, वंचन, वंचन के आधार पर,
ठीक है, तो 3 आधार पर समाप्त हो जाएगी। अब क्या क्या है इसके प्रोविजन, क्या है, कैसे कैसे समाप्त होगी, तो उन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन पहले देख लें हम ये यहाँ से कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे उस चीजों को हम देख लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जन्म की। ठीक है, तो जन्म में हमें एक चीज को समझना है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं जन्म में एक चीज हम समझेंगे, इसको मैं एक बार रब कर दूं, सब लोग यहाँ से वीडियो को बैक करके देख लेना जिसने नोट नहीं किया। पहला क्या बताया मैंने, जन्म। ठीक है, जन्म के आधार पर, तो यहां पे इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि राज्य क्षेत्र क्या है और क्या होता है। ठीक है, जैसे देखा ना ऊट पटांग क्वेश्चन, इधर उधर से क्वेश्चन आ रहे कि अगर सर बताओ कि अगर किसी बच्चे का जन्म हवाई जहाज में हो जाए तो वो कहाँ का नागरिक होगा, किसी का जन्म समुद्र के बीच में हो जाए तो वो कहाँ का नागरिक होगा। आते ना इस प्रकार के क्वेश्चन सभी के मस्त, है ना। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, राज्य क्षेत्र को हमें समझना पड़ेगा। और राज्य क्षेत्र यदि हम समझ लेते हैं तो क्या होगा, उस समय पता चल जाएगा कि अब बच्चे का जन्म अगर हवा के बीच में हुआ तो फिर कहाँ का नागरिक होगा। ठीक है, चले तो क्या है ये राज्य क्षेत्र। देखो बच्चों क्या है, जैसे मैं भारत की बात करूं तो ये जैसे अपना इंडिया है, ये भारत है हमारा, और मैप पे कोई मत जाना भाई, क्योंकि पोलियो वोलियो की समस्या है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे हमारा भारत क्षेत्र हो गया तो ये तो क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया, लेकिन क्या है इसकी कुछ समुद्री सीमा भी तो है। ठीक है, कुछ इसकी वायु सीमा भी है। ठीक है, अब मान लो कि कोई जहाज है और भारत की वायु सीमा में उड़ रहा है, वायु क्षेत्र में उड़ रहा है। ठीक है, और इसमें जहाज में कोई बच्चा, कोई महिला है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, क्योंकि हो सकती है भैया, कहीं भी हो सकती है, हो सके कि अपने किसी रिलेशन में मिलने अमेरिका जा रही हो तो हो सकता है ना ऐसे भी। ठीक है, तो क्या है वो मान लो कि प्लेन में है और उससे क्या हो, एक बच्चा हो जाए। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चा कहां का नागरिक होगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो जहाज है जिस समय बच्चा हुआ तो कहां पे था, कौन सी सीमा में था। ठीक है, और दूसरा ये देखा जाएगा कि जो महिला है वो कहाँ की नागरिक है, और यदि महिला भारत की नागरिक है और बच्चा भारतीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र में हुआ है तो क्या होगा, वह कैसा होगा, जन्मजात नागरिक होगा 1955 के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हें कि जन्म के आधार पर कौन व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर लेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे वंश के आधार पर, वंश के आधार पर या रक्त संबंध के आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रक्त संबंध में, रक्त संबंध की जब बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे क्या होगा, भारत का कोई राजदूत है, राजदूत बनते भाई आईएफएस पास करने के बाद, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं आईएफएस होते हैं, वो राजदूत कहलाते हैं। ठीक है, मान लो कोई भारत का राजदूत है, आईएफएस उसने पास किया, और आईएफएस पास करने के बाद वो यूएस से अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, यूएसए एम्बेसी में भारत की सर्विस दे रहा है, भारत को सर्विस दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, वो अपने बच्चों को भी तो अपने साथ ही रखेगा। देखा हमने भारत के राज्य क्षेत्र से क्या भारत क्या होगा, जो राजदूत अपॉइंट होगा तो मैंने बताया कि अपनी फैमिली को भी वहीं रखेगा। ठीक है, तो यदि मान लो कि उसकी वहां पे कोई शिशु जन्म लेता है, ठीक है, अमेरिका में अपॉइंट है, वहां पर कोई शिशु जन्म लेता है, ठीक है, इससे तो क्या होगा, वो जो शिशु है वो क्या होगा, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा। ठीक है, दोबारा से समझो एक बार। ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है वो कैसे करता है, वंश के आधार पर, और ये पॉइंट तुम्हारा हो जाना चाहिए क्लियर। ठीक है, तो जन्म के आधार पर भी देख लिया, वंश के आधार पर भी देख लिया। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है और कौन बन सकता है, तो दो चीजें हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर अर्थात रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, हो गया इतना। ठीक है, तो यहां पे जब पंजीकरण की मैं बात करूं तो हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। यह प्रावधान दो प्रकार के व्यक्तियों पर अप्लाई होगा। सबसे पहला क्या होगा, एक ऐसी महिला पर अप्लाई होगा, ऐसी महिला, एक ऐसी महिला, महिला जो विदेशी है, जो विदेशी है,
लेकिन वह भारतीय पुरुष से शादी कर ले, भारतीय पुरुष से विवाह कर ले। क्या कर ले? विवाह कर ले, क्योंकि भैया हो सकता है, ठीक है, विवाह भी हो सकता है कहीं से भी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भारत की महिला भारतीय से ही विवाह करे या कोई भारत का पुरुष भारतीय महिला से विवाह करे, तो किसी अन्य देश की महिला से भी हो सकता है, ठीक है। और हुआ है, मैं कोई झूठ को ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल देख लो। इंदिरा गांधी, सॉरी सोनिया गांधी, कौन है? सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी किससे विवाह किया? राजीव गांधी से किया कि नहीं किया? बताओ, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट पंजीकरण का किस पर अप्लाई होगा? एक ऐसी महिला जो विदेशी है लेकिन भारतीय पुरुष से शादी कर ले, ठीक है, तो वह क्या होगी? पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से विवाह किया, तो पहले इसे क्या करना पड़ा? विवाह कर लिया। तो विवाह के बाद इसे 7 वर्ष तक, ठीक है, 7 वर्ष तक कहां पर रहना पड़ा? भारत में। तो तभी तो भारत के नागरिक बनेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति कितने समय भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारतीय? तो कितना वर्ष का कॉन्सेप्ट लागू होगा? 7 वर्ष। काम का है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पहले देखा, इसके बाद सेकंड को देखो, दूसरे में क्या है? दूसरा कौन व्यक्ति? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? पीआईओ हो, क्या हो? पीआईओ। और पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, या इसको क्या बोलेंगे? या भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं जो पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। दूसरा पीआईओ देख लिया हमने, लेकिन एक बार हम समझ ले कि भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। तो तभी तो हमें पता चलेगा कि पीआईओ क्या होता है, व्हाट इज पीआईओ, ठीक है। तो देखो पीआईओ क्या होता है, मैंने बताया भारतीय मूल का व्यक्ति। और भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन क्या वो जन्म के बाद वो कहीं दूसरे विदेश में चले जाए, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो विदेशों में संतान है वो क्या कहलाती है? पीआईओ कहलाती है। और इसका वर्तमान में जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, और आप लोगों को पता भी होगा, पीआईओ का सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। तो बताओ मुझे कमला हैरिस कौन है वर्तमान में, ठीक है। कमेंट करो, लेकिन कमेंट कहां से करोगे? अभी तो अभी लाइव ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट करके बताना जरूर कमला हैरिस कौन है, ठीक है। तो कमला हैरिस, चलो मैं ही बता दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम अपना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें पक्की पकाई चीजें खाने की आदत है, ठीक है। तो कमला हैरिस की मैं बात करूं तो क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। कहां की उपराष्ट्रपति? भारत की नहीं, यूएसए की, ठीक है। तो यूएसए की राष्ट्रपति है कौन? कमला हैरिस, ठीक है। और यदि कमला हैरिस को हमें पता है कमला हैरिस का, कि जो कमला हैरिस की माता थी वो कौन थी? भारतीय थी, भारत में जन्म हुआ तो उसका भारतीय नागरिक थी वो, ठीक है। लेकिन कहा वो जन्म के बाद अमेरिका चले गए, और अमेरिका से जन्म हुआ किसका? अमेरिका में जन्म हुआ किसका? कमला हैरिस का। और वर्तमान में यदि कमला हैरिस भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी चाहे तो वह भी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर क्या कर सकती है? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। तो पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, और पंजीकरण करने के बाद उसे फिर क्या करना पड़ेगा? 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया कि पंजीकरण के आधार पर कौन कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 3 चीजें देखी, जन्म देख लिया, वंश देख लिया, वंश के बाद पंजीकरण देख लिया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है देशीकरण। देशीकरण, और देशीकरण को ही हम बोलेंगे प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन, ठीक है। देशीकरण या प्रकृतिकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्या हो गया? देशीकरण, और देशीकरण को ही क्या बोलेंगे? प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करनी, बस वही काम तुम्हें करना है, लाइक और शेयर करना है, बाकी धुआं तो हम उठा देंगे अपने आप, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी,
ठीक है, उठेगा तो। ठीक है, हो गया। तो अब ये कौन व्यक्ति होगा जो देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करेगा? ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहला तो देशीकरण के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। पहली चीज को यह समझो, क्वेश्चन आ सकता है कि यदि देशीकरण के आधार पर कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो कितने समय भारत में रहना पड़ेगा? तो कितना रहना पड़ेगा? 12 कितने वर्ष? 12 वर्ष। हो गया। लेकिन अब दूसरा पंजीकरण देखा कि दो व्यक्ति हैं, भारतीय ऐसी महिला है जो विदेशी हो, भारतीय पुरुष से शादी कर ले। दूसरा पीआईओ को हमने देखा कि जो भारतीय मूल के नागरिक। लेकिन इसमें कौन आएगा? ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई संबंध ही ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई संबंध ना हो, लेकिन क्या करे, भारत की संस्कृति की ओर आकर्षित हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति कैसी संस्कृति है? विविधता में एकता वाली, विविधता में एकता वाली संस्कृति है, बहुत अच्छी संस्कृति है। ठीक है, तो सभी की इच्छा क्या होती है कि वह भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर ले। ठीक है, लेकिन करेगा कैसे? भारत के साथ तो कोई संबंध ही नहीं रहा उसका, तो वह भी कर सकता है। उसको भी ऑफर दिया गया है, उसको भी एक ऑफर दिया गया। अब जैसे एग्जांपल मान लो, यहां पे मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, मैं बात कर लूं ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, और ये क्या है? अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है। मतलब इससे पहले जो प्रधान राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? जो बाइडेन है। ठीक है, अब मान लो कि जो बाइडेन ट्रंप को अधिक परेशान कर दें। ठीक है, तो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में? जब ट्रंप परेशान हो जाएगा तो ये यार मोदी का देश अच्छा है भाई, भारत बहुत अच्छा है, और दाढ़ी वाले बाबा सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यदि इसकी इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे भाई भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, और जबकि इसका भारत से कोई संबंध नहीं है, ना तो इसके माता पिता भारत के नागरिक रहे, और ना ही इसका जन्म भारत में हुआ, और ना ही इसने किसी भारतीय पुरुष से शादी की। अब कहोगे सर भारतीय पुरुष से शादी कैसे कर लेगा? बेटे कर लेगा, क्योंकि समलैंगिकता का काम जारी है, चल रहा है। ठीक है, कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दूसरे आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वो क्या कहलाएगा? देशीकरण। ठीक है, देशीकरण का मतलब यह है कि यह ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता का ऑफर प्रदान करता है कि जिनका भारत से कोई संबंध ना हो, तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई देखा इसको भी? देशीकरण भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट का पॉइंट बचा है, और लास्ट में सबसे पॉइंट लास्ट का कौन सा है? 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र विलय के आधार पर। क्षेत्र विलय के आधार पर 5वां पॉइंट क्या है? क्षेत्र विलय के आधार पर, विलय के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र विलय के आधार पर कौन नागरिक होगा? तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तुम्हें पता होगा जिसने संविधान पढ़ा होगा, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये? 1975, 1975। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, काम का है, काम का है अपने आप में, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया था? सिक्किम का विलय कर लिया गया था। भारत में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में गठित कर दिया गया था इस संविधान संशोधन द्वारा, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ, सिक्किम पर जो पहला शासन था, सिक्किम पर जो शासन था वो किसका था? चोंगियाल का शासन था, चोंगियाल का शासन था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस संविधान संशोधन द्वारा भारत का पार्ट बना दिया सिक्किम को। ठीक है, तो अब सिक्किम में जो रहने वाले सभी नागरिक थे ना, सिक्किम में रहने वाले जो सभी नागरिक थे, तो उस प्रकार के व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त की होगी वो किससे की होगी? क्षेत्र विलय के आधार पर। ठीक है, तो ये 5 प्रकार है 1955 के अधिनियम में नागरिकता को प्राप्त कराने के। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, काम का क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया इतना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, हो गया। इसको जिस बच्चे ने नोट्स नहीं किया तो क्या करे, वीडियो को बैक कर ले, और वीडियो को बैक करने के बाद वहां से नोट्स बना ले, और यस चाहे तो साथ के साथ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीन शॉट लेने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब लाइव आएंगे तब स्क्रीन शॉट का समय दे देंगे तुम लोग को। ठीक है, हो गया यहाँ तक।
चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1955 के अधिनियम के आधार पर नागरिकता की समाप्ति, की नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगी। ठीक है, प्राप्ति की बात कर ली, अब इसके बाद कैसे समाप्त हो जाएगी, तो समाप्ति की जब बात करें, समाप्ति कैसे समाप्ति होगी नागरिकता की। ठीक है, तो मैंने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। सबसे पहला क्या बताया था तुम्हें यहाँ पे, परित्याग करना, बर्खास्त करना, बर्खास्त। ठीक है, और बर्खास्त के बाद क्या था, वंचन, वंचन। ठीक है, तो 3 आधार पर समाप्त की जा सकती है 1955 के अधिनियम के द्वारा नागरिकता। सबसे पहला परित्याग। परित्याग को समझो, वही वाला कॉन्सेप्ट है जो किस पर, 9 पर अप्लाई होता है। आर्टिकल जो 9 में लिखा हुआ, आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो वो क्या होगा, परित्याग कहलाएगा। ठीक है, परित्याग कहलाएगा। तो यही है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर ले, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्या कहलाएगा, परित्याग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा होता है बर्खास्त, टर्मिनेशन। बर्खास्त, टर्मिनेशन बोलेंगे, टर्मिनेट भी इसे कह सकते हैं। कहते हैं कि टर्मिनेट कर दिया, भाई कहां से कर दिया, वो फलाना कंपनी से टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है बर्खास्त करना। ठीक है, अब बर्खास्त का जो ऑप्शन है कब आता है, ये कब आएगा, जब मैंने बताया यहाँ पे परित्याग करना, परित्याग मतलब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा कि मान लो कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले लेकिन भारत की नागरिकता का परित्याग ना करे। दोबारा समझो, दोबारा समझो कि दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले परंतु भारत की नागरिकता का परित्याग ना करे, तो इसके आधार पर क्या करेगी सरकार, उसको बर्खास्त कर देगी, नागरिकता को समाप्त करेगी। यही बोला जाता है टर्मिनेशन। पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। चले, नेक्स्ट पॉइंट है वंचन। वंचन क्या होता है, कैसे कैसे वंचित, कहते हैं कि नागरिकता से वंचित कर दिया। जैसे देखा तुमने गांव में कि यार उसे वहां पे पंचायत में जाने से वंचित कर दिया कि वो नहीं जाएगा, वंचित कर दिया। ठीक है, हो गया। तो वंचन के जो आधार है यह है कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और वंचन के आधारों की जब हम बात करेंगे तो वंचन में हमें जो पहला पॉइंट हमें दिखाई देगा, वो पहला पॉइंट क्या है वंचन में, वंचन का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, तो उसे हम देख लें एक बार कि वंचन के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इस चीज के लिए कुछ चीजों को समझो। तो जैसे मैं बात करूं वंचन कैसे कैसे किया जाएगा, तो पहला पॉइंट वंचन में क्या आएगा कि मान लो किसी शत्रु देश के साथ युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, शत्रु देश के साथ युद्ध चल रहा है। ठीक है, और इस युद्ध के समय कोई भारतीय नागरिक उस देश के साथ क्या करे, व्यापार करे या उस देश के साथ संबंध स्थापित करे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ व्यापार या संबंध रखने पर, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, भारतीय संविधान का अनादर करने पर, भारतीय संविधान का अनादर करने पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या ऐड हो जाएगा, तीसरा पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा गलत प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने पर। ठीक है, गलत प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने पर। मान लो कि पंजीकरण के द्वारा 7 वर्ष का प्रावधान है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करे, 7 वर्ष ना रहकर कम वर्ष ले, लेकिन दिखा दे क्या 7 वर्ष दिखा दे, तो क्या होगी, गलत प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट प्रावधान क्या है, गलत प्रकार से देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रावधान क्या है यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, 7 वर्ष तक,
ठीक है, भारत में रहता है पंजीकरण के आधार पर, लेकिन क्या करे, वह 7 वर्ष से पहले ही उसे सजा हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या होगा, वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। देखा हमने, तो इतने आधार पर वंचित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को नागरिकता से, ठीक है। लेकिन एक चीज को और समझेंगे, यहां पे एक बार क्वेश्चन आया था यहां से कि जो वंचन का प्रावधान है, ये वंचन का प्रावधान किस प्रकार के नागरिक पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वंचन का प्रावधान किस प्रकार के नागरिक पर अप्लाई नहीं होगा, तो वंचन का सिद्धांत 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, सिद्धांत 2 प्रकार के व्यक्तियों पर, और 2 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं, एक तो जन्म से नागरिक और दूसरा वंश के आधार पर नागरिक, ठीक है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर वंचन का सिद्धांत नागरिकता की समाप्ति पर लागू नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सब पर लागू होगा, चाहे किसी ने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो, चाहे देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है। लेकिन अगर लागू नहीं होगा तो एक तो जन्म से और दूसरा वंश के आधार पर, ठीक है। तो हमने देख लिया 1955 का जो अधिनियम है वो किस प्रकार से नागरिकता की समाप्त करने की बात करता है और किस प्रकार से नागरिकता देने की बात करता है, और साथ ही साथ हमने देखा आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है, अर्थात नागरिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, ठीक है। हो गया इतना आप लोगों का। अब इसके बाद इसमें कुछ और टॉपिक है, लेकिन कुछ और टॉपिक की जो चर्चा करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ से तुम लोगों को क्या करना है, यदि नई वीडियो को प्राप्त करना है तो वही जो सबके यूट्यूबरों का लालच है हमारा भी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और 1-2 डिसलाइक भी कर दो, लेकिन करना मत, मजाक वाली बात है, ठीक है। हो गया, और मिलेंगे इसी सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और एक बहुत ही धांसू वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक लगे क्या है, सभी का बाय, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, टेक केयर।